Everyone, welcome back to Mamta Nepal tutorial. And guys, in this video we're going to focus on more MCQs will be based on the subject biology, and we are focusing on 11th and 12th class syllabus of biology in these videos because these are little tough concepts. I know from 6th to 10th you can do all these concepts by yourself, it will not be that hard, but 11th and 12th biology is little hard, so that's why I am focusing on that now because the exam date is very close, so we need to focus on these concepts first. So let's start with the questions. Question first, seed formation without fertilization in flowering plant involve the process of. अब देखो, सीड फॉर्मेशन हो रहा है, सीड हमारा बन रहा है, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ. फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब हमारे पास एक फीमेल गैमेट एक मेल गैमेट दोनों का फ्यूजन होके एक जायगोट बने, उस जायगोट को हम क्या कहेंगे, यानी ये जायगोट किसकी वजह से हुआ है? फर्टिलाइजेशन की वजह से. ये नॉर्मल प्रोसेस होता है और इसी से हमारे पास क्या बनेंगे? सीड बनते थे. लेकिन सीड बन रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है? इसको हम एपोमिक्सिस बोलते हैं. इस प्रोसेस का नाम है एपोमिक्सिस. ठीक है. एक और वर्ड होता है जिसको हम पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं. कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो इसके अंदर कि पार्थिनोजेनेसिस बाई चांस अगर इसमें ऑप्शन में होता तो आप मे भी कंफ्यूज हो जाते, आप पार्थिनोजेनेसिस मार्क कर सकते थे. इस टर्म का भी मतलब सेम, लगभग सेम होता है, लेकिन मेन चीज क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट है. जैसे इसके अंदर क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सीड था ना, विदाउट फर्टिलाइजेशन. इसमें है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट सीड. ठीक है. जैसे हमारे पास कौन सा होता है? बनाना होता है. बनाना के अंदर सीड नहीं होता, तो फ्रूट बन रहा है लेकिन सीड नहीं है, उसको हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं. तो डोंट बी गेट कंफ्यूज्ड इन बोथ दीज टर्म्स. ओके. तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए आ जाएगा, एपोमिक्सिस. क्वेश्चन 2 देखते हैं. Which of the following approaches does not give the defined action of contraceptive? Contraceptive क्या होता है? बर्थ कंट्रोल को रोकने के लिए आप कौन सी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, उसको हम कॉन्ट्रासेप्टिव बोलते हैं. ठीक है. तो उनको डिफाइन, मतलब हमें क्या है, इनमें से देखना है कि ये सारे कॉन्ट्रासेप्टिव वे होते हैं, ये सारे हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव वे हैं. इनमें से कौन सा सही है या सॉरी कौन सा गलत है, हमें ये बताना है. विच डज नॉट डिफाइन मतलब क्या है? डज नॉट मतलब गलत, हमें उसमें ढूंढना है. अब देखो, वेसेक्टोमी क्या चीज़ होती है? वेसेक्टोमी क्या चीज़ होती है कि जब हमारे पास मेल स्टरलाइजेशन करना हो, यानी मेल बॉडी हमारे पास कैसी होगी? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, आप ये मान लो कि ये हमारे पास क्या है? ये टेस्टिकल्स हैं हमारे, ये हमारे पास टेस्टिस आ जाएंगे, ये हमारे पास स्ट्रोक्टम आ जाएगा उसका बाहर का, और यहाँ से जो ट्यूब जा रही होती है उस ट्यूब को क्या किया जाता है? काट दिया जाता है. बीच से दोनों साइड से, हम ये वाले इधर से टेस्टिस, इस टेस्टिस का कट जाएगा, उधर से दूसरी साइड का भी कट जाएगा, और इसको काट के और बांध दिया जाता है, दोनों को टाई अप कर दिया जाएगा. मेन क्या काम क्या होता है? टेस्टिस को मतलब ऐसे क्यों किया, किस लिए जाता है? जिससे जो स्पर्म होता है वो सीमेन के साथ मिल ना सके, आगे जाके जो सीमेन बनेगा उसके अंदर स्पर्म का कलेक्शन जो हो वो ना आ पाए, तो स्पर्म को बचा सकते हैं. जबकि इसमें क्या लिखा है? वह है प्रिवेंट्स स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. ऐसा नहीं है कि वो फॉर्मेशन रोक रहा है, वो क्या कर रहा है? मिक्स ना हो, आगे जाके वो सीमेन के अंदर ट्रांसपोर्ट ना हो, ट्रांसफर ना हो एक जगह से, तो उसको वो बस रोकने का काम कर रहा है, लेकिन वो स्पर्मेटोजेनेसिस को रोकेगा नहीं. स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, प्रोसेस होगा, लेकिन हमारी जो बॉडी होगी, यानी जो मेल बॉडी होगी, वो क्या है? उसको स्पर्म्स को एब्जॉर्ब करती रहेगी, अपने आप साथ साथ एब्जॉर्ब करती रहेगी, लेकिन वो बाहर नहीं निकलेगा, उस ट्यूब से बाहर नहीं निकलेगा. तो यही हमारी स्टेटमेंट क्या है? गलत दे रखी है. बैरियर मेथड क्या होता है? प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन. ऑब्वियसली जैसे कॉन्डम होता है, कॉन्डम क्या होते हैं? फर्टिलाइजेशन को बचाने के लिए, उसको हम बैरियर मेथड बोलते हैं. ठीक है, बिल्कुल. इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो होता है, आईयूडी जो होंगे, वो क्या है? इंक्रीज फैगोसाइटिस ऑफ स्पर्म्स. देखो, ये क्या करते हैं? जितने भी स्पर्म्स आएंगे उनको या तो खत्म कर देंगे, बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं, जड़ से ही खत्म कर देंगे, या फिर वो क्या कर सकते हैं? सुप्रेस कर सकते हैं स्पर्म की मोटिलिटी को, यानी मोटिलिटी को कम कर दिया जाएगा, जिससे वो इतने एक्टिव नहीं हो कि वो फर्टिलाइजेशन करने लायक बचें. ठीक है. या फिर फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ दी
स्पर्म की जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो ये हमारे पास IUD जो होते हैं उनके अंदर इनका काम होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होते हैं वो प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म की एंट्री को बिल्कुल ही रोक देते हैं और प्रिवेंट ओव्यूलेशन। हार्मोन कंट्रोल है, यानी हार्मोन कंट्रोल किए जा रहे हैं, तो हार्मोन कंट्रोल से तो हम सारा काम करवा ही सकते हैं और ये काफ़ी हार्मफुल भी हो सकता है, इसके कई बार साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो ये वाली चीज़ हमें कम से कम यूज़ में लेना चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव, लेकिन इसका काम क्या होता है, प्रिवेंट कर सकता है एंट्री ऑफ स्पर्म एज वेल एज ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन के चांस बिल्कुल ही नहीं होंगे। तो इसका राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन इज द प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ। देखो अमीनो एसिड है जिसका नाम क्या है, ट्रिप्टोफैन है। जो ट्रिप्टोफैन होता है ये क्या काम करता है, ये प्रिकर्सर का यानी इनिशिएट करने का काम करता है कि कौन सी सिंथेसाइज हो, क्या चीज़ सिंथेसाइज होगी। वो किस चीज़ का काम करता है, वो मेलेटोनिन और जो हमारे सेरोटोनिन होते हैं इन दोनों को प्रिकर्सर काम कर रहा है, यानी सिंथेसाइज करने के लिए शुरुआत इनिशिएशन का काम करता है कि ये आप प्रिकर्सर करेगा, स्टिमुलेट करेगा कि अब ये क्या है, ये वाले दोनों प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाए, मेलेटोनिन और सेरोटोनिन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। अ रिवर with an inflow of domestic sewage rich in organic waste may result in। अब देखो एक रिवर है जिसके अंदर क्या है, डोमेस्टिक सीवेज का काम, मतलब डोमेस्टिक जो वेस्ट होता है वो उसके अंदर आ रहा है, जो कि ज़्यादा क्या है, रिच किस में है, ऑर्गेनिक वेस्ट के अंदर इसमें ज़्यादा है। मे रिजल्ट इन, इनमें से कौन सा है जिसकी वजह से इन ऑर्गेनिक वेस्ट उसमें ज़्यादा जाने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो होगा क्या, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे हमारे जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट वहाँ पे जाएगा तो हमारे जो डीकम्पोजर्स होंगे, जो ऑर्गेनिज्म जैसे हमारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो भी उसके अंदर ज़्यादा होंगे। वो क्या करेंगे, डिकम्पोज करना शुरू कर देंगे और डिकम्पोज करेंगे तो उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए उसके लिए। अब ऑक्सीजन जो हमारा वाटर होगा, वाटर में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, ज़्यादातर ऑक्सीजन कौन ले लेगा, हमारा बैक्टीरिया ले लेगा। तो ऑक्सीजन कहाँ, जो फिश वगैरह होंगी, जो एनिमल्स वहाँ के होंगे, जो हमारे जो पानी के अंदर पहले से रह रहे थे, उस रिवर में रह रहे थे, उनके लिए क्या होगी, ऑक्सीजन की जो डिमांड्स होंगी वो बढ़ जाएंगी। ऑक्सीजन की डिमांड, जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो तो बढ़ ही जाएगा क्योंकि इनके पास कमी होने लग जाएगी ऑक्सीजन की। तो मेन चीज़ क्या होगी, डेथ हो जाएगी ऑफ फिशेज ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ होना शुरू हो जाएगी क्योंकि ज़्यादातर ऑक्सीजन किसने ले लिया, हमारे बैक्टीरिया ने ले लिया कि उसको डिकम्पोजिशन के लिए ज़रूरत थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। गॉज प्रिंसिपल ऑफ कम्पिटेटिव एक्सक्लूजन स्टेट्स दैट। ये जो गॉज प्रिंसिपल्स होता है इसका मतलब क्या है, ये क्या कहता है, ये प्रिंसिपल बोलता है कि कभी भी अगर ऐसी कोई भी दो स्पीशीज़ हैं, ये ए स्पीशीज़ है, ये बी स्पीशीज़ है, अगर ये एक ही एनवायरनमेंट में रह रही हैं, एक ही एरिया में रह रही हैं, एक ही जैसा इनका खाना पीना है, यानी जो लिमिटेड रिसोर्स होंगे वो दोनों के सेम हैं, तो वो एक एरिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, यानी को एग्जिस्टेंस जो होंगी वो पॉसिबल नहीं हो सकती ए और बी स्पीशीज़ की। तो ये क्या कहता है, गॉज प्रिंसिपल क्या चीज़ कहती है, नो टू स्पीशीज कैन ऑक्यूपाई द सेम निच इनडेफिनेटली फॉर द सेम इन लिमिटेड रिसोर्सेज। जो रिसोर्स हैं वो क्या है, लिमिटेड हैं, यानी इनको भी वही खाना चाहिए, ए को भी वही चीज़ चाहिए, जहाँ वो रह रहा है वही चाहिए, वही हैबिटेट यूं का यूं चाहिए, और बी को भी बिल्कुल सेम चाहिए। तो ये दोनों की दोनों स्पीशीज़ जो होंगी वो को एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं, एक साथ नहीं हो सकती, उनके बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा। कंपटीशन होने की वजह से इसमें क्या चीज़ आएगी कि एक स्पीशीज़ जो होगी वो डोमिनेट कर जाएगी और दूसरी स्पीशीज़ क्या होगी, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। तो जौन सी ज़्यादा पावरफुल होगी वो जीत जाएगी और सिर्फ वही रहेगी, दोनों स्पीशीज़ का एक साथ रहना मुश्किल होता है। तो ये इसका राइट आंसर इसका कौन सा आएगा, ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अस्थमा मे बी एट्रीब्यूटेड टू। देखो एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ से मतलब कुछ रीज़न ठहराना होता है कि आप इसका कारण क्या है। तो अस्थमा जो है वो क्या काम करता है, क्या कॉज करता है, वो हमें पूछा गया है। तो अस्थमा होता क्या चीज़ है, ये एक बीमारी होती है, सांस से रिलेटेड बीमारी होती है, यानी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होती है या फिर डिजीज़ होती है। ठीक है, इसके अंदर होगा क्या,
लंग्स में ना थोड़ा सा म्यूकस वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा सिक्रीट होने लग जाता है। और मेन चीज़ क्या होती है, जो हमारी पाइप होती है, जैसे हमारे पास विंड पाइप है जिसको हम ट्रैकिया बोल रहे हैं, या फिर हमारे बाकी जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, वो क्या होता है, थोड़ा स्वेल होना स्टार्ट हो जाता है, बढ़ना लग जाता है। स्वेल होने की वजह से क्या होगा, जो एयर का पैसेज था वो छोटा हो जाता है, नैरो पैसेज होने की वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, अस्थमा कह देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रीज़न क्या होगा इसका। देखो, इसमें अस्थमा में क्या चीज़ होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन दी लंग्स। बिल्कुल नहीं, मोस्टली सब आंसर इसी को देते हैं कि एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन दी लंग्स। नहीं, जब भी एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड होगा तो वो हमारे पास कौन सी होती है, प्लूरला इफ्यूजन, ये बीमारी होती है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, जो लंग्स होती है उनके अंदर फ्लूइड भरना शुरू हो जाता है। अस्थमा ये नहीं होता, तो ये ऑप्शन तो हमारा हो ही नहीं सकता। बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स, बिल्कुल नहीं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी नहीं होता। अस्थमा किसकी वजह से, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, कोई भी हमारे पास एंटीजन किसी भी खिलाफ हमारे पास क्या है, एलर्जी शो कर रहा है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, अस्थमा कहलाएगा। तो एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास्ट सेल इन द लंग्स बिल्कुल सही है, मास्ट सेल्स का एलर्जिक रिएक्शन है, किसी भी चीज को वो एलर्जी शो कर रहा है, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चौथा हमारे पास क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ट्रैकिया, ये भी आंसर हमारा सही हो सकता है कि हमारा जो ट्रैकिया है उसमें किसी चीज की वजह से इन्फ्लेमेशन हुआ, जिससे वजह से वो स्वेलो हो रहा है, और स्वेलो होने की वजह से भी हमारे पास क्या है, प्रॉपर सांस नहीं आ रहा। तो इसके जो आंसर है वो थर्ड और फोर्थ दोनों हो सकते हैं, दोनों सही आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब देखो, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा होता है, जैसे ये हमारे पास डीएनए की 2 स्ट्रैंड है हमारे पास, वहां पे काट सके, अगर वो कहीं पे बीच से काट रहा है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, ये सीजर काइंड ऑफ काम करता है, मॉलिक्यूलर सीजर होती हैं, ये क्या करते हैं, यहाँ पे स्टैंड को काट सकती हैं। ठीक है, एंडोन्यूक्लियस का मतलब क्या है, बीच से काट सके। अगर एंडो की बजाय एक्सो लिखा होता तो वो क्या है, साइड से काटती। सिर्फ साइड से काटने वाले एक्सो जो रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस होते हैं वो कौन से होते हैं, जो साइड से काटते हैं। एंडोन्यूक्लियस कौन से होते हैं, जो बीच से काटते हैं। ये काफी डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ यही पूछा गया है कि इनमें से कौन सा है जो बीच से काटने के काम आता है, ऐसा कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, वो है हमारे पास हिंड सेकेंड। ये नाम होता है, हिंड सेकेंड का मतलब क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये नाम है उसका। ठीक है, तो आई होप गाइज इतने सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।